नमस्कार। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत, अभिनंदन। हम पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई सन 1915 ईस्वी में कहानी उसने कहा था को पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज कहानी के तीसरे दर्से को पढ़ेंगे। दोपहर रात गई है। अब लना सिंह खंदक में हैं, वह जर्मन सैनिकों से लड़ रहे हैं। तो दोपहर रात चली गई है, अंधेरे में और अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट कह सकते हो आप, ओवरकोट को बरकोट, ओवरकोट। तो यहाँ पे बोधा सिंह जो सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र है, वह एक 3 टीन के डिब्बों पर कंबल बिछाकर लना सिंह के भी 2 कंबल और एक बरकोट को ओढ़कर सो रहा है। लना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आँख खाई के मुंह पर है तो एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करहा रहा है, बीमार है बोधा। क्यों बोधा भाई, क्या है? लना सिंह ने कहा। पानी पिला दो। लना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं ठंड की वजह से। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, लना सिंह ने कहा, और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। अब देखिए ये सूबेदारनी के द्वारा किया गया वायदे को पूरा कर रहा है कि भाई मेरी और जिस तरह से मेरी उस बम्बू कोट वाले इक्का गाड़ी के बीच में से मेरी आपने मदद की थी, उसी तरह मेरे पति सूबेदार और मेरे पुत्र बोधा सिंह की आप मदद करना। तो लना सिंह वही कर रहा है कि पहरा दे रहा है, उनका ध्यान रख रहा है। किसका? बोधा सिंह का। यहाँ तक उसे ठंड लगती है तो स्वयं खुद की पहनी हुई जर्सी भी बोधा सिंह को देता है। मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। कौन कह रहा है? लना सिंह। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी और है। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी। कौन कह रहा है? लना सिंह। आज सवेरे ही आई है विलायत से, विदेश से, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यह कहकर लना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ, सच कहते हो नहीं झूठ, यह कहकर नाई करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। अब स्वयं वह एक कोट में आकर खड़े रहे और वो मैडम विलायत से भेजने वाला कोट जो मैडम ने जर्सी भेजी थी दूसरी, वह सिर्फ क्या थी? एक बनावटी बात थी। तो वह स्वयं आकर जर्सी उतारने लगा और स्वयं एक कुर्ता भर पहनकर एक पहरे पर आकर खड़ा हुआ लना सिंह। मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, बहाना किया था। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। अब यह कहकर सूबेदार तन कर खड़ा हुआ और फौजी सलाम करके सामने आ गया। देखो इसी समय दावा करना होगा। किसने कहा? लेफ्टिनेंट साहब ने।
मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है, 50 से ज़्यादा जर्मन उस खाई में नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है। अब इन पेड़ों के नीचे 2 खेत को काटकर रास्ता बनाया गया है। 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हो। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। 10 आदमी को लेकर यहाँ पे छोड़ दो, बाकी सब ले जाकर उनसे जाकर मिलो। किसको कहा? लना सिंह को। खंदक छीन कर वही, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। हम यहाँ रहेगा किसने? लेफ्टिनेंट साहब ने कहा। जो हुक्म चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लना सिंह ने उसे रोका। लना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। अब लना सिंह जैसे आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। किसने इशारा किया? तो सूबेदार ने बोधा की ओर। जैसे ही लना सिंह आगे हुआ तो सूबेदार ने बोधा सिंह की ओर इशारा किया। लना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। हुज्जत विवाद। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। कहाँ खड़े हुए? लना सिंह के पास, सिगड़ी के पास मुंह फेर कर वे खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते करते लना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाहो साहब। अब उस लेफ्टिनेंट साहब को जैसे उसने लना सिंह की ओर सिगरेट के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो लना सिंह सब कुछ समझ गया, क्योंकि वह लेफ्टिनेंट के वेश में, लेफ्टिनेंट साहब नहीं थे, लेफ्टिनेंट के वेश में कौन आया था? एक जर्मन सैनिक था। तो मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। पहचान लिया कि लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए। जैसे देखा तो लेफ्टिनेंट के तो बाल थे लेफ्टिनेंट साहब के, लेकिन जैसे सिगड़ी के उजाले में लना सिंह ने उसे देखा तो एक दिन में बाल कहाँ उड़ गए। उनकी जगह कैदियों से कटे बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लना सिंह ने जांचना चाहा, परखना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। किसकी? लना सिंह की रेजिमेंट में। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ। तो शिकार के या मजे के याद है? पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। पारसाल कह सकते हो आप विगत वर्ष। तो आपको याद है कि हम पिछले वर्ष विगत वर्ष नकली लड़ाई के पीछे हम आप एक जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे। हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे। खोते गधा। तो वही आप जब खोते पर सवार थे
और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कई का सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी, ऐसी बड़ी नील गाय को कभी न देखी। लहनाने का और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्टे से निकल ली, कंधे पर लगी और उस दूसरी ओर से गोली बाहर निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। किसने कहा? उस लेफ्टिनेंट के वेश में जो आया एक दूसरा जर्मन सैनिक। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट नीचे कर लिया कि क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह दुश्मन सैनिक था, इसीलिए अब उसे संदेह नहीं विश्वास हो गया था। इसीलिए वह दिया सलाई का बहाना कर कर खंदक के अंदर चला और उसने कहा कि अब नीचे क्या कर लेना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। कौन था जिससे टकराया? वह वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने दी होती। ऐसा क्या हुआ? क्या कयामत आई है? जरा आंख लगने दी होती, सोने दिया होता। किसने कहा? वजीरा सिंह ने। होश में आओ, कयामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। किसने कहा? लहना सिंह ने। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब यहाँ तो मारे गए हैं या कैद हो गए? उनकी वर्दी पहनकर यहाँ कोई जर्मन आया है। अब उनकी वर्दी में कौन था? एक जर्मन सैनिक था। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। साहब उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया। तो अब मारे गए, धोखा है, अब मारे जाएंगे, धोखा है। सूबेदार होरा। अब यहाँ पे होरा किसके लिए आया है? सूबेदार की पत्नी के लिए होरा। सूबेदारनी के लिए आया है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और या खाई पर दावा होगा। उठो, एक काम करो, वजीरा को कह रहे हैं, पलटन सेना। पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवे। सूबेदार से कहो एकदम से वे लौट आवे, क्योंकि वे चले गए थे। उस जो जर्मन की कोर्ट में जो वो सैनिक आया था, उसने उस सूबेदार को सैनिक टुकड़ियों के साथ बाहर भेज दिया था। तो सूबेदार के पैरों के निशान देखकर उस तरफ आप जाइए और सूबेदार से कहना कि वह लौट आए। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसे तैसे हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लना सिंह जो इस वक्त यहाँ सब से बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। ये पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। कौन कह रहा है? वजीरा कह रहा है। यहाँ तो इस खंदक में तो अभी आप 8 जने ही हो। 8 नहीं 10 लाख। 8 तो 10 लाख के बराबर कह रहे हैं। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ, गुरु गोविंद सिंह वाला कथन। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। तो हम 8 नहीं हैं, 10 लाख के बराबर हैं। तो चले जाओ।
लौटकर खाई के मुँह आने पर लना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध लिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, रस्सी, धागा, सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखनी। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। जैसे उस जर्मन सैनिक ने उस तीनों दीवारों में जो बारूद लगाए थे और एक ही तार से जोड़कर उस सिगड़ी तक ले आया था, और जैसे उस सूत की बनी हुई एक रस्सी को जला रहा था सिगड़ी के पास ले जाकर, तब लना सिंह ने एक बंदूक तानकर उसकी कोहनी पर चलाई। तो धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। माचिस लना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आहा चिल्लाया। मीन गोट कहते हुए चित हो गए। जैसे ही उसने गोली चलाई और वे है जो जर्मन के कोर्ट में जो लेफ्टिनेंट साहब बनकर आया था, वह मीन गोट कहते हुए चित हो गए। लना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। जेब फारसी शब्द है। साहब की मूर्छा हटी। लना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी है। यह सीखा है कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। अब नील गाय के सींग 2 फुट 4 इंच सींग बताए। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। मुसलमान जल कब चढ़ाते हैं? और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साहब उर्दू का से सीख आए। हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते। बिना डैम यानी फौज, बिना फौज की वे कोई शब्द भी नहीं बोला पाते। लना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़ी से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 4 आंखें। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया। तुर्की मौलवी औरतों को बच्चे होने की ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं। वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गो को नहीं मारते, गाय को। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता ही डाकखाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया। अन्य पात्र डाक बाबू पोलूराम। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो किसने? लना सिंह ने। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लना की जांघ में गोली लगी। और साहब की जेब में पिस्तौल थी पतलून में, तो उसने पिस्तौल चलाई, जो वह गोली है लना सिंह की जांघ की लग गई। इधर लना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। उधर लना सिंह की सैनिक टुकड़ी हेनरी मार्टिनी ने फायर से उस साहब की
सिर को ही उड़ा दिया, कपाल क्रिया उसकी कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़े आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, पागल कुत्ता, मार दिया। औरों से सब हाल कर कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लना ने सापा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले दावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। सिख के कितने थे? 8 ही थे। लाना सिंह तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे और वे 70 अपने मुर्दे भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी की फतह, वाह गुरुजी दा खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐसे मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। अब 2 चक्की के पाटों के बीच में वह 70 जर्मन सैनिक थे, वह फंस गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया था। पास आने पर युद्ध का प्रारंभ, संगीन। तो पास आने पर उन्होंने ये संगीन जो चलाना है वो प्रारंभ कर दिया था। एक किलकारी और अकाल सिक्का दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे, खेत रहना, खेत होना, युद्ध में मारा जाना। मुहावरा है, खेत हो जाना, युद्ध में मारा जाना। तो 70 सैनिक में से जो 63 सैनिक थे, कुल कितने थे? 70 जर्मन सैनिक, उनमें से 63 जर्मन सैनिक हैं, उन्हें वो खेत हो गए थे, यानी उन्हें मार गिरा दिया था। या करार खेत रहे थे या करार रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। उन 63 सैनिकों में 15 के प्राण गए। सिख सैनिकों में 15 के प्राण गए और उधर जर्मन सैनिकों में 63। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। सूबेदार के दाहिने कंधे से गोली आर पार हुई। लना सिंह की पसली में एक गोली और लगी। उसने गांव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का सापा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लना को दूसरा घाव भारी घाव लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ सही नाम सार्थक होता है। सही यानी जो नष्ट न होने वाला सही। और हवा ऐसे चल रही थी कि जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत विनोपदेशाचार्य, बाण भट्ट की भाषा में दंत विनोपदेशाचार्य कहलाती है संस्कृत भाषा में। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन पर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। कौन कह रहा है? सूबेदार लना से कह रहा है सूबेदार कि अगर तुम न होते तो सब मारे जाते। इससे आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।